पिछले कुछ सालों में आर्कटिक पर मौजूद बर्फ बुरी तरह पिघल रही है। साल 2020 में आर्कटिक की सी आइस में रिकॉर्ड गिरावट देखी गई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगले कुछ दशकों में बड़े बड़े शहर डूबने की कगार पर पहुंच जाएंगे। बढ़ते समुद्र स्तर के चलते 2050 तक जकार्ता और कोलकाता जैसे शहर रहने लायक नहीं बचेंगे। इस सदी के अंत तक मुंबई जैसे शहर भी डूब चुके होंगे। क्या हम ये सब होने से रोक सकते हैं? कुछ विश्वसनीय रिपोर्ट्स की माने तो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का आखिरी मौका हम गंवा चुके हैं। अगर अब हम कार्बन एमिशन कम करने की कोशिश भी करते हैं, जो कि किसी तरीके से होता हुआ दिख नहीं रहा है, तब भी एक भयानक भविष्य हमारे सामने खड़ा है। लेकिन कुछ तरकीबें हैं जिनसे उम्मीद का धागा बंधा हुआ है। क्लाइमेट चेंज और उसके भयानक खतरों पर तो बात हमेशा होती है, होनी भी चाहिए, लेकिन उसके सॉल्यूशंस पर कम बात होती है। इसलिए इस वीडियो में हम क्लाइमेट चेंज और उसके कुछ क्रांतिकारी सॉल्यूशंस के ऊपर बात करेंगे। कहानी वहां से शुरू होती है जब मनुष्यों ने फॉसिल फ्यूल्स यानी जीवाश्म ईंधन के बारे में जाना। करोड़ों साल पहले धरती के भीतर जो जीवाश्म दफन हुए वो कालांतर में ईंधन में तब्दील हो गए। इस ईंधन का आधार कार्बन नामक रासायनिक तत्व है। जब हम ये फ्यूल जलाते हैं तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के लिए एक कंबल की तरह काम करती हैं। पृथ्वी पर सूर्य से गर्मी आती है। सूरज की जो किरणें पृथ्वी पर आती हैं उनमें से ज्यादातर रिफ्लेक्ट होकर वापस अंतरिक्ष में लौट जाती हैं। इससे पृथ्वी का तापमान संतुलित रहता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैस इस गर्मी को रोक कर रखती हैं और पृथ्वी को गर्म बनाती हैं। वातावरण में इन गैसों की मात्रा जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा गर्मी पृथ्वी पर फंसी रह जाएगी। यही है ग्लोबल वार्मिंग। इसी को क्लाइमेट चेंज भी कहते हैं। इस समस्या का हल निकालने के लिए हमें वातावरण से ये कार्बन वापस खींचना होगा। कार्बन को खींचने की एक बहुत जावड़ टेक्नोलॉजी प्रकृति ने बना रखी है। इस टेक्नोलॉजी का नाम है पेड़ पौधे। पेड़ पौधे अपने काम के हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड खींचते हैं और बदले में हमें ऑक्सीजन निकाल कर देते हैं। तो हम मनुष्य ठहरे अव्वल दर्जे के मूर्ख। औद्योगिकरण के साथ साथ हमने बड़े पैमाने पर जंगलों को काटना भी शुरू कर दिया और अब जाकर हमें ये इल्हाम हो रहा है कि चलो वृक्षारोपण करते हैं। चलो ठीक है, देर सवेर अक्ल तो आई। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको हम मिस कर रहे हैं। अगर उसको हम इंक्लूड कर लेते हैं तो क्लाइमेट चेंज की ये लड़ाई एक बहुत बड़ा मोड़ ले लेगी। अभी तक हम जो पेड़ पौधे लगाने की बात कर रहे हैं उन्हें ज़मीन पर ही लगाने की बात कर रहे हैं, और ये ज़मीन पृथ्वी का महज 30% हिस्सा है। पृथ्वी का 70% से ज़्यादा हिस्सा महासागरों से, पानी से भरा हुआ है। क्लाइमेट चेंज की लड़ाई में हमें महासागरों को भी शामिल करना होगा। कार्बन स्टोर करने के मामले में समुद्र बहुत कारगर होते हैं। दुनिया के महासागर कार्बन के सबसे बड़े भंडार हैं। पानी के भीतर मौजूद बायोमास जैसे पौधे, मछलियां और अन्य स्तनधारी जीव समुद्र तल के नजदीक खेलते कूदते रहते हैं। ये बायोमास वातावरण से अच्छा खासा कार्बन बटोरता है और मृत्यु के बाद इनके अवशेष समुद्र की गहराई में दफन हो जाते हैं। इनके साथ कार्बन की भारी मात्रा भी वहां दबकर रह जाती है। महासागर तो ये काम लाखों करोड़ों सालों से करते आ रहे थे, लेकिन मानव गतिविधियों के चलते इन महासागरों के इकोसिस्टम की ऐसी तैसी हो रखी है। ये पहले के मुकाबले ज़्यादा गर्म हो चुके हैं और कई इलाकों में ये अत्यधिक एसिडिक हो चुके हैं। इससे वहाँ का जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है और अब ये अच्छे खासे फलने फूलने वाले महासागर वीरान से हो गए हैं। यहाँ भी होमो सेपियंस ने एकदम पीठ थपथपाने वाला काम किया है। अब आगे क्या करना है? आगे हमें ये करना है कि इन महासागरों में दोबारा जान फूंकनी होगी। लेकिन ये कैसे होगा? कैसे इन्हें इस तरह दोबारा बनाया जाए कि ये कार्बन खींचने लगे वायुमंडल से? इसके लिए जो सबसे पॉपुलर तरीका है वो है फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन माइक्रोस्कोपिक जीव होते हैं, बहुत ही छोटे। ये हमें आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन इन्हें समुद्र की फूड चेन की बुनियाद माना जाता है। अगर कहीं ये ना हो तो वहां के खाने पीने की फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी और वहां से दूसरे बड़े जीव भी लुप्त होने लगते हैं। मानव गतिविधियों की वजह से इनकी आबादी बहुत तेजी से गिरी है। पिछली सदी में जितने फाइटोप्लैंक्टन हुआ करते थे अब महज उसकी आधी आबादी बची है। हमने महासागरों से उसके भोजन की बुनियाद छीन ली है। अगर हमें ओशन बायोमास रिस्टोर करना है तो जल्दी से जल्दी फाइटोप्लैंक्टन पुनर्विकास योजना जैसा कुछ लाना होगा, और ये करने के लिए लोहा खर्च करना होगा। लिटरली यहाँ पर आयरन की बात हो रही है, आयरन की जरूरत पड़ेगी। आयरन डस्ट की मदद से महासागरों में दोबारा फाइटोप्लैंक्टन फलने फूलने लगते हैं। इंटरेस्टिंग ये देखना है कि कितने आयरन की जरूरत होगी इसके लिए। एक दवा की टैबलेट जितनी मात्रा के आयरन से स्विमिंग पूल जितने साइज के पानी में भरपूर क्रांति आ सकती है। आयरन फर्टिलाइजेशन टेक्निक पेश करने वाले वैज्ञानिक ने बड़ा दिलचस्प दावा किया था।
उन्होंने कहा कि मुझे एक हाफ टैंकर भर के आयरन दे दो, मैं तुम्हें आइस एज में पहुंचा दूंगा। उनका कहने का मतलब यह था कि इस टेक्निक से ग्लोबल वार्मिंग को रिवर्स किया जा सकता है। लेकिन ये इतना सिंपल भी नहीं है। अगर ये सिंपल होता तो हम अब तक इसे कर चुके होते। महासागरों से जो हम एक और मदद ले सकते हैं, उसके लिए हमें आर्कटिक की ओर रुख करना होगा। आर्कटिक पृथ्वी का ऐसा इलाका है जो बाकी दुनिया के मुकाबले दोगुनी रफ्तार से गर्म हो रहा है। आर्कटिक की बर्फ पिघलने से मौसम में एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखने को मिलते हैं, चाहे वो भारत की हीट वेव्स हो या चीन की बाढ़ हो। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जब तक हम क्लाइमेट चेंज को फिक्स नहीं कर लेते, तब तक के लिए आर्कटिक की बर्फ को दोबारा फ्रीज करना होगा हमें, यानी आर्कटिक की बर्फ दोबारा जमानी होगी। इसे रीफ्रीजिंग द आर्कटिक कहते हैं। इससे इन एक्सट्रीम वेदर इवेंट से कुछ समय के लिए छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि आर्कटिक की बर्फ को फ्रीज कैसे किया जाए। ऐसा करने की एक टेक्निक बादलों से छेड़खानी करने पर आधारित है। प्लान यह है कि आर्कटिक के आसपास बड़ी बड़ी चिमनी जैसे टावर लगाए जाएं। इनके जरिए समुद्र का खारा पानी ऊपर की तरफ पंप किया जाएगा और ऊपर बारीक नोजल्स की मदद से यह नमकीन पानी बादलों में स्प्रे किया जाएगा। ये नमक के कण बादलों को और फैलाने का काम करते हैं और ये नमकीन पानी बादलों को पहले से ज्यादा रिफ्लेक्टिव बना देता है। ये बादल सूर्य से आने वाली किरणों को आईने की भांति वापस रिफ्लेक्ट करने लगते हैं। इसके नीचे का इलाका ठंडा होने लगेगा और आर्कटिक की बर्फ दोबारा जमने लगेगी। ये सब सिर्फ साइंस फिक्शन ना रहे, इसलिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट काम पर जुट गए हैं। साल 2019 में कैम्ब्रिज सेंटर फॉर क्लाइमेट रिपेयर की स्थापना हुई। ये अपने तरह का पहला ऐसा सेंटर है जो क्लाइमेट की मरम्मत पर फोकस कर रहा है। इसे इसलिए बनाया गया क्योंकि क्लाइमेट चेंज रोकने की जो मौजूदा रणनीतियां हैं वो नाकाफी मालूम होती हैं। ये सारे अप्रोच जियो इंजीनियरिंग की एक शाखा के अंतर्गत आते हैं। जियो इंजीनियरिंग यानी पृथ्वी की इंजीनियरिंग करना। इन चीज़ों की आलोचना भी बहुत होती है। आलोचक कहते हैं कि ये सब प्लान और सारी योजनाएं ये सब तो ठीक है, लेकिन अब भी बड़े स्तर पर प्रैक्टिकल तरीके से इनका कोई वजूद नज़र नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं असली मुद्दे से ध्यान भटकाने का काम करती हैं और असली मुद्दा यहाँ पर कार्बन एमिशन को कम करने को बताया जा रहा है। इस बात पर तो सारे एक्सपर्ट्स एक मत हैं कि हमें अगर ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है तो अगले कुछ सालों में कार्बन उत्सर्जन को कम करना होगा। लेकिन फिर इसका बचाव भी किया जाता है जियो इंजीनियरिंग का। इसका बचाव करने वाले कहते हैं कि ठीक है, इसमें खामियां तो हैं बहुत सारी, लेकिन हमें देखना होगा कि इनकी खामियां क्या हैं, इनको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है और इनकी डाउन साइड्स को ओवरकम किया जा सकता है क्या। क्योंकि अब तो किसी ना किसी तरीके से हमें इसको रिपेयर करने में तो लगना ही होगा। सिर्फ कार्बन उत्सर्जन कम करने से काम नहीं होगा। तो क्लाइमेट चेंज को लेकर के थोड़ी सी अवेयरनेस फैलाइए, खुद भी अवेयर हुई। अवेयरनेस फैलाने का सबसे अच्छा तरीका ये है, और ये बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं, कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए सबसे ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी बताइए ये वीडियो आपको सचमुच कैसा लगा, कमेंट में बताइए, अच्छा बुरा जो भी हो। इसे देखने के लिए आपका हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। उनको ये पता है कैसे दुनिया उजाड़ी जाती है, उनको ये पता है कैसे दुनिया उजाड़ी जाती है, कैसे जिंदा पेड़ के जिस्म में कुल्हाड़ी जाती है।